आज हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास जिनका हर एक कैरेक्टर कुछ कहता है। और अगर लेटेस्ट बात करें फत्तों की तो भाई वो तो सबके दिलों में छा गया है। तो जयति जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जो भी कैरेक्टर करती हैं ना वो एकदम दिल को छू जाता है। तो थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया इस भरी बरसात में और हम मिल रहे हैं। हाँ, बरसात में। बरसात में। बोलिए, जो जयति जी का एक्सप्रेशन था बरसात को लेकर, इसमें भी एक राज छुपा है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी और बातें करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं करियर वाइज, कैसा चल रहा है, क्या नया है ये बताइए। अभी तो सबसे बातचीत ही चल रही है और इस वक्त हीरा मंडी के लिए इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि उसी नशे में मैं हूँ। पहले जो लोग तारीफ़ करते थे वो मेरे जो एज ग्रुप होता था, मैं देखती थी कि वो 20 से लेकर 40-45 तक होता था और फिर उसके बाद जो एजेड लेडीज़ होती थी वो मेरी बड़ी तारीफ़ करती थी, जहाँ भी मिलते आपको देखा है, आपको देखा है। लेकिन अब मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए आई एम फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़, क्योंकि आजकल 16 से लेकर 80 साल की उम्र तक के लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं थैंक्स टू हीरा मंडी, क्योंकि ये एज स्पैन है लोगों जिन्होंने हीरा मंडी देखा है। तो हर उम्र के लोगों ने देखा है क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स का ही ज़माना है। सो इतनी तारीफ़ मिल रही है, चाहे मैं मिठाई लेने जाऊँ, चाहे मैं मंदिर जाऊँ, चाहे मैं एयरपोर्ट जाऊँ या फिर मैं चश्मे की अपनी डिलीवरी लेने जाऊँ, वहाँ हर कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसने हीरा मंडी देखी है और उसे मेरे फत्तों का किरदार बहुत पसंद आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने भी देखी है हीरा मंडी, और मैं आपको बताऊं कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप भूल नहीं सकते हो। आई कैन से दैट। मैंने एक ही बार देखी है, लोगों ने कई बार, अब तो ऑप्शन है कि ये OTT पर है तो आप रिवर्स करके फॉरवर्ड करके बहुत बार देख सकते हो, जब फ्री हो तब देख सकते हो। मैंने एक बार देखी है, लेकिन मुझे आपके सीन्स भी याद हैं और मुझे बहुत ही मतलब एक होता है ना इम्पैक्टफुल होता है कि आप एक इतने बड़े स्टार कास्ट में आपको भूल नहीं सकते हैं। थैंक यू। ये सचमुच किस्मत की बात है और मैं ये भी कहूँगी कि शायद फत्तों का किरदार सबके दिल को इसलिए छू गया क्योंकि जो हमारे जो क्वींस थी, जो शाही महल में या फिर ख्वाबगाह में जो क्वींस है हीरा मंडी की, वो आप उनके बारे में आपने सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन जो फत्तों का किरदार है वो आम आदमी का किरदार है। तो जो हम महसूस करते हैं वही आम आदमी उस सीरीज़ को देखकर महसूस करता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ ये फील करते। हमारे इमोशंस बहुत रियल थे जो हर किसी के इमोशंस थे। तो शायद इसीलिए फत्तों हर किसी के दिल को छू गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, पावर प्ले जो है जिसकी वजह से हम पे जो इफ़ेक्ट होता है, और जो एक ममता की भाषा है कि माँ ना होते हुए भी एक माँ होना, सबकी देखभाल करना, और एक औरत होते हुए भी एक दूसरे औरत के साथ जो एक महसूस करना, उसका दर्द भी, उसकी परेशानी भी और उसकी जेलसी भी, ये शायद फत्तों के किरदार में था। इसलिए सब लोगों को लगा कि सब ने शायद अपने आप में मुझको देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हीरा मंडी एक लंबे टाइम से चलता आ रहा था, बन रहा था और फाइनली रिलीज़ हुआ, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपकी कास्टिंग कैसे हुई और जो फत्तों का जो किरदार था वो जब आपने पहली बार देखा, पढ़ा, जाना, तो फट से हाँ कर दी या टाइम लगा? और दूसरी चीज़, कहीं बीच में जो इतना टाइम लग रहा था, कहीं मायूसी थी कि क्या पता स्क्रैप ना हो जाए या कुछ ऐसे अनहोनी चीज़ें ना हो जाए? मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कास्टिंग में मेरी ऑलमोस्ट लास्ट की कास्टिंग थी, आखिरी कास्टिंग मेरी थी, क्योंकि वो प्राइमरी कैरेक्टर है सत्तू और फत्तू दोनों, ये तो हमें बताया गया था, लेकिन मुझे ये लास्ट तक नहीं पता था जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई थी पढ़ने के। कल शूट है, तो जब लिख के आया तो मैम फत्तू सेंडिंग फत्तू साइड्स, तो जब आया तब मुझे पता चला कि मैं सत्तू और फत्तू में से फत्तू कर रही हूँ। अच्छा। और तब मुझे रियलाइज, जब मुझे बताया भी गया था कि सत्तू और फत्तू दो किरदार है, तो मैंने बोला इतनी बढ़िया काम करने के बाद, इतना बढ़िया थिएटर करने के बाद, गीतांजलि देवी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज, ये देवी वो देवी फलाना करने के बाद सत्तू और फत्तू ये करने को मिलेगा मुझे, तो इस नाम से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो गई। लेकिन लास्ट तक जाते जाते सर ने मुझे, मिस्टर सजरीला भंसाली ने ये मेरे किरदार को नाम दिया, उन्होंने कहा फातिमा चुप करो, ऐसा अंजू महेंद्र जी के किरदार ने कहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो मेरे किरदार फातिमा का है। सिर्फ फत्तू नहीं है वो, कभी वो
फातिमा भी थी जी। तो ये था, हाँ लंबा चला ये सीरीज, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि सेकंड सीजन भी साथ में शुरू हो जाता तो कितना अच्छा, क्योंकि आई वुड बी एबल टू शूट विद मिस्टर संजय लीला बंसाली इवन मोर, क्योंकि उस इंसान के साथ, उस डायरेक्टर के साथ काम करने का अलग ही नशा है, और उनको हर रोज सेट पर देखने का जो अपना मज़ा है, और उनको काम करते हुए देखने की जो एक जो जुम्बिश या मैं कहूँ कि एक्साइटमेंट है, वो एक अलग ही लेवल का है। तो इसलिए नहीं, ये मायूसी नहीं हुई कि शो इतने दिनों तक चल रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, उन्होंने मेरे साथ बहुत इस बात को लेकर बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया कि मैं ससुराल सिमर का सीज़न 2 करते करते मिस्टर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उनको अपने शोज़ में या अपने शेड्यूलिंग में ऊपर नीचे करना पड़ा होगा, क्योंकि जैसे कि सब लोग मिस्टर भंसाली को जानते हैं कि वो लास्ट मिनट पे अगले दिन के सीन को करते हैं। सीन सब सेट रहते हैं, लेकिन कल क्या करेंगे ये उनके अपने मूड पर डिपेंड करता है, और उनके अपने, तो ये सबके साथ ही होता है। मैं अकेली इंसान नहीं हूँ। ही वर्क्स द वे ही वांट्स टू वर्क, सो दैट इज़ वंडरफुल, क्योंकि उससे जो निकल के आता है तभी, क्योंकि पैशन के साथ काम करते हैं, इसलिए इतना बढ़िया निकल के आता है। तो मैं ससुराल सिमर का सीज़न 2 करते करते ही हीरा मंडी भी साथ में कर रही थी, तो टेलीविज़न और OTT साथ में चल रहा था। एक दिन मैं अपने शो में गीतांजलि देवी ओसवाल होती थी, मतलब मैं ओसवाल ख़ानदान की मल्लिका जान होती थी, और अगले दिन मैं हीरा मंडी में जाकर वहाँ की एक अदना नौकरानी फत्तो कर रही होती थी। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल मुझे चेंज करना पड़ता था। कॉस्ट्यूम चेंज के साथ साथ मेरा किरदार भी चेंज होता था, और मेरे अंदर का माइंडसेट भी चेंज होता जाता था। और आप जो स्क्रैपिंग की बात कर रही हैं, तो मुझे इसलिए मैंने कहा कि जब मैं 1 मई को जब हमारे शो का प्रीमियर हुआ, तो मैं बहुत डरते डरते गई थी कि क्या बोलते हैं कि पता नहीं मेरे रोल का क्या बचा होगा, कितना कटा होगा और कितना रहा होगा। लेकिन फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा, तो आगे के एपिसोड तो तब तक हमने देखे नहीं थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जब मैंने देखा, तो मुझे इस बात का आश्वासन हुआ कि फत्तो एक बढ़िया सी किरदार है जो दिखने वाली है और लोगों को याद रह जाएगा। ये मुझे तब भी विश्वास नहीं था। लेकिन हाँ, अगर लोग कहेंगे कि जयती को देखा हीरा मंडी में, तो एक बढ़िया किरदार में देखा, और मैंने जो इतने साल काम किया, ऐसा नहीं लगे कि क्या किया यार तुमने, ये OTT के करने के चक्कर में यह क्या कर लिया, इतना सा रोल कर लिया। ऐसा भी होता है कि एक क्या पलक झपकते रोल, ऐसा नहीं था। और मैं इसका पूरा श्रेय मैं मिस्टर भंसाली को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे किरदार को रखा, और ऐसे रखा कि वो रजिस्टर हो और लोगों की प्यारी बने। That's nice. बट कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ, लाइक अगर मैं बोलूँ ना, तो आपने इतने बढ़िया आपने खुद ही मेंशन किया, और हमने देखा है कि माता जी और ऐसे एक जो डिग्निटी वाला कि जी कपड़ा लिबास सब कुछ एकदम बढ़िया, महारानी जो आप टिप टॉप एकदम क्लास, ऐसा टिप टॉप में भी मास नहीं, क्लास। अब उसके बाद एक नौकरानी का रोल प्ले करना, ऐसा नहीं लगा कि अब नेक्स्ट रोल कहीं ऐसा ही ना ऑफर हो जाए, बिकॉज रोल आपका बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है, जो आपकी एक्टिंग रही है बहुत ही सॉलिड रही है। हाँ, अगर नौकरानी का रोल सेंट्रल कैरेक्टर होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी। अरे वाह। क्योंकि नौकरानी का किरदार करने से मैं नौकरानी थोड़ी ना बन जाती हूँ, और नौकरानी बनने में भी कोई तकलीफ नहीं है। उनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है जो ये किरदार करते हैं या फिर जो होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि उनसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सहूलियत होती है। वो अगर ना हो तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अस्त व्यस्त हो जाए, हम अपना काम ही ना कर पाएँ। तो नौकरानी का किरदार करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मुझे लोग नौकरानी के किरदार में ही इमेजिन करने में लग जाएं तो ये उनकी इमेजिनेशन की कमी होगी, क्योंकि वो उनको मेरा पिछला पूरा करियर देखना चाहिए कि मैं किस किस तरह के किरदार करते हुए आई हूँ, और वो करने के बावजूद मैंने एक नौकरानी का किरदार किया, एक ऐसे मुँह लगी किरदार किया जो लोगों को भा गई। तो अगर मैं वो कर सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी, मेरी ये गुजारिश है कास्टिंग डायरेक्टर्स से, प्रोड्यूसर्स से, चैनल से, कि आप मुझे ऐसे किरदार दीजिए जो मेरे लिए चैलेंज हो, ताकि मैं आपको, अपने आप को और दुनिया को और लुभा सकूँ अपने काम से, और प्रूव कर सकूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन हीरा मंडी जब रिलीज़ हुई ना, तो लोगों को इंतज़ार तो बहुत था, लेकिन रिएक्शंस बहुत मिक्स्ड आए। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? मेरे ख्याल से जो रिएक्शंस है ना, ये हमारे इंडिया में ही मिक्स्ड आए हैं। अब्रॉड में ये सुपर हिट शो है, क्योंकि अगर
6-7 डायरेक्टर्स के बारे में जाना जाता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, तो उसमें एक बहुत ऊपर नाम मिस्टर संजय लीला भंसाली का है। तो इसीलिए उनका काम देखने के लिए लोग बेचैन हैं, और 43 कंट्रीज में ये नंबर 1 रहा है आउट ऑफ 92 कंट्रीज जो यहाँ पे दिखाया गया है। 43 कंट्रीज में ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहा है बहुत हफ्तों तक। तो ऐसा नहीं कि लोगों को पसंद नहीं आया है, लोग जानना चाहते हैं इस दुनिया के बारे में। हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ये जानने में। वो एक तो अपनी, बहुत लोगों ने तो एक दूसरे का सुन के कह दिया अरे नहीं यार, अरे नहीं यार। बहुत लोग जो जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप शो को दोबारा एक बार देखिए, ताकि उसकी जो जिस बारे में आप लोगों ने बात की है कि लोग कंफ्यूज हो गए, जो मास थी जो वो कंफ्यूज हो गए तवायफ में और प्रोस्टिट्यूट में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो शायद ये सोच रहे थे कि वेश्या का किरदार होगा, वेश्या का किरदार नहीं है, तवायफ का किरदार है। जो फनकार थे, जो म्यूज़िक, डांस, एटिकेट सिखाते थे, अपने गाने से लोगों को लुभाते थे। लेकिन जैसे कि हर आर्ट फील्ड में होता है कि आपको एक पेट्रन चाहिए होता है, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपके इस ज़िंदगी को स्पॉन्सर कर सके। तो वो एक ऐसा रिश्ता था नवाबों के बीच में, ज़मींदारों के बीच में और तवायफ़ों के बीच में, जो बिजनेसमैन जो उस वक्त थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसा लगा सकते थे। तो इन हीरा मंडी या फिर ऐसे कोठों को चलाने के लिए आपको एक ऐसे पेट्रन की ज़रूरत पड़ती थी जो पैसा दे सके, पैसा डाल सकें। इट्स लाइक एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आपके पास इन्वेस्टर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, और फिर एक्टर्स भी घर ही बैठेंगे। सो आप अगर उस समय से इस वक्त को लेकर आए, इट इज़ द सेम थिंग, यू नीड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन योर आर्ट। ये लोग कंफ्यूज कर गए। तो मैं तो तब के दिन से आज के दिन को मैंने अब जोड़ दिया है। अब आप ही देख लीजिए, चैनल नहीं होगा तो प्रोड्यूसर कहाँ शो दिखाएंगे, हम अपना एक्टिंग कहाँ दिखाएंगे। हमारे लिए प्लेटफॉर्म देने के लिए तो कोई पैसा डालने वाला होना चाहिए। तो ये तब की जिंदगी है, और आपको उस कलर में, उस हिसाब से, उस दुनिया के हिसाब से देखना है। और डायलॉग्स में बहुत जगह पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। जो बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने जो एक्सपर्ट कमेंट देखे, ये तो वो दुनिया नहीं है, जो ये तो गलत दिखाया है। एक तो हम जैसे बोलते हैं, हम एक लिबर्टी लेते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन डायलॉग्स में बहुत जगह पर वो बातें कही गई हैं जो लोगों को ध्यान से सुना ही नहीं लोगों ने। तो आई वुड से कि ये हमारे इंडिया में कुछ लोगों ने इस बात को कहा है। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि अगर ये लाहौर की कहानी है तो लाहौर जाकर क्यों नहीं शूट किया गया। आप बताइए, ये कहने से पहले आप ये बताइए कि आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि हम लाहौर जाकर शूट करें? नहीं पॉसिबल है ना। आप हमारे क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स को देखकर, या हमारे देश की जो दो देश की इस वक्त हालात है वो देखकर आप बताइए कि क्या हम, ये पॉसिबिलिटी क्या हम वहाँ जाकर शूट कर सकते? ये पॉसिबिलिटी नहीं था 2 साल पहले, अब अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब ये पॉसिबिलिटी तो वहाँ जाकर क्या शूट करते हैं? मिस्टर बंसाली ने तो 4 साल पहले, 5 साल पहले कोशिश की थी, ऐसा मेरे सुनने में आया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि वहाँ जाकर वो वहाँ के एक्टर्स को लेकर शूट करेंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन। बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। वो यहाँ पर शूट हुआ और मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसमें इसका पार्ट बनी। आई एम वेरी सेल्फिश। इट्स बिजनेस, व्हाई सेल्फिश? स्पेशली ना जयती जी, उर्दू को लेकर और शर्मीन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। जी। तो उसके बाद कोई बात हुई शर्मीन से उस हिसाब से? नहीं, मेरी शर्मीन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहूँगी जैसे उन्होंने कहा, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक वक्त ऐसा था कि जब मैंने कहा कि हम सत्तो फत्तो का किरदार कर रहे थे और सर ने कहा था कि दोनों एक ही टाइम पर क्या बोलते हैं वहाँ पर आई, बेची गई होंगी और दोनों एक साथ बड़ी हुई, दोनों को एक साथ ट्रेनिंग मिली और दोनों की किस्मत ऐसी रही कि उनको कोई ख़रीदार नहीं मिला, उनको कोई नवाब नहीं मिला। ठीक है, ये सब सुनने के बाद 1-2 सीन करने के बाद मैंने सर से जाकर बात की और मैंने कहा कि सर मैं अपने किरदार को कुछ अलग करना चाहती हूँ कि सत्तो और पत्तो एक जैसी बड़ी हुई है लेकिन दोनों का किरदार अलग होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी मुँह लगी हो, इसको अपना पावर पता हो कि इसको छोटे छोटे पावर स्ट्रगल्स करती रहती है अपना, लेकिन मुँह फट हो, बोलती हो, मार भी खाती होगी लेकिन बोलती ज़रूर होगी। उसने अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से वो नहीं किया है, पीस नहीं किया है। उसने अब
ये एक्सेप्ट नहीं किया, वो समझती है कि अभी भी वो कुछ कर सकती है जी, और अपने उस छोटे पावर को लेकर वो करना चाहे तो वो कर सकती है सर। तो सर ने कहा, हम वो वाला सीन कर रहे थे जहाँ पर वो कार्टराइट पहली बार आता है और मल्लिका जान अपना नाच रही हैं और सत्तो गा रही हैं कि क्या बोलते हैं, क्यों लाए सौतनिया, है ना, मैं तो चंदा जैसी नार क्यों लाए सौतनिया, और हम वो ढोलक बजा रही है और कार्टराइट के साथ आता है पहली बार, साय माँ आकर बताती है। तो वो पहली बार था मैंने जब सर से जाकर कहा था, कहते करिए ये वाला सीन जैसे आप करना चाहते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी और वो सीन जो मैंने किया कि आंखों में ये था कि आज तो इसकी क्लास लगाएंगे, देख नशे में है, नाच रही है, नहीं मिल सकती किसी से। तो मुझे पता है कि अपनी ये अगर कोई बाहर वाला देख लेगा तो इसकी तो मतलब बहुत मजाक उड़ने वाला है, ठीक है। और कार्टराइट आएगा, और जब कार्टराइट आता है तब भी उससे दोनों तुनक कर में लग के बात करती है कि आप तो डायलॉग वही बोलती है कि हम तो हमारे पास इतनी दौलत है यहाँ पर कि हम तो वहाँ के राजा को खरीद ले और आप तो, है ना। तो वो ये डायलॉग पत्तो बोलती है, सत्तो नहीं बोलती। तो उसने अपना एक टेंजेंट पे रहती है वो, और बाद में भी जाकर कहती है कि, और फिर सुई भी लगा देती है कि बड़ा नाराज होकर के अंग्रेज क्या होगा, वो कहती है कि हमारा सिक्का चलता है। हाँ। वो भी उसने एक मार दिया। तो तरह तरह से खेलती है ये, अपनी छोटे से पावर को लेकर खेलती है। तो ये उन्होंने मुझे लिबर्टी दी करने की। तो जब सर ये कहते हैं कि शर्मिन ने कहा कि मैं लेस इज मोर करूंगी, मैं कम आंखों से खेलूंगी या ऐसा करूंगी कि माइंड में मेरे चल रहा है, ये लिबर्टी उसको भी दी गई। तो मिस्टर भंसाली ने टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज अ डायरेक्टर हम दोनों को लिबर्टी दी अपने अपने किरदार को करने की। मेरा लोगों को भाग गया, वो शायद वो नहीं निकल पाया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शायद उनके लिए लर्निंग फील्ड है, क्या बोलते हैं शर्मिन के लिए, कि जो अगला सीजन आएगा तो उसमें वो शायद कोई और अप्रोच करेंगे, किसी और तरह से अप्रोच करेंगे अपने किरदार को, और वो और निकल के आ जाएगा। अब उनको पता चल गया कि ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से यही है, इसका जवाब मैं यही दे सकती हूँ, क्योंकि हम अपने एक्टिंग के तजुर्बे को अपने पास लेकर आए, उसका नया था वो, और वो अपना तजुर्बा लेकर आई। सो इट इज़ द वे यू, और सर ने हम सबको अपनी तरह से, उन्होंने खाका बनाया था, अगर हम उस पर फिट हो जाते हैं और अगर हम वो खाका तोड़कर और कुछ अच्छा बना सकते हैं तो वो भी हमको छूट दी गई। तो आई विल गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर भंसाली फॉर बोथ द परफॉर्मेंसेस। कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी दिमाग में बिठा दिया ना कि बिकॉज शी इज़ रिलेटेड टू मिस्टर भंसाली, मतलब वो उनकी रिलेटिव हैं। हाँ। तो नहीं आ रहा है फिर भी शी गॉट अ चांस टू प्ले अ लीड कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। नहीं, इसमें तो बहुत सारे एक्टर्स ने इसके लिए ऑडिशन भी दिया, और जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल कभी भी नहीं लगा कि क्योंकि शर्मिन उनकी क्या बोलते हैं भांजी हैं, इसलिए उनको ये किरदार दिया गया है। जब मिस्टर भंसाली ने, अब शर्मिन आज की तो नहीं है जी, उन्होंने वो 5-6 साल पहले से ही अपने एक्टिंग करियर को परस्यू कर रही हैं। तो फिर आई डू नॉट बिलीव इट कि मिस्टर भंसाली इतना बड़ा डिसीजन लेंगे जस्ट बिकॉज वो उसकी भांजी है। आई डोंट थिंक सो। और ये लोगों को लगता है, हम लोग नेपोटिज्म के बारे में बहुत बात करते हैं जी, लेकिन नेपोटिज्म से आप कहिए कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी तो निकल के आए हैं। बिल्कुल, है कि नहीं? मैं पूरा कपूर खानदान एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि उनके अप्रोच में, उनके काम में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके क्राफ्ट में, दे आर वन बेटर देन दी अदर। अब अपने बारे में थोड़ा और बताइए, बिकॉज जो आपका जो कैरेक्टर है, जो मैंने बारीकी से देखा हुआ है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो है ही, और जो आपने बोला मूवट भी है, बट बहुत इमोशनल भी है। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश है और मल्लिका जान के क्लोज है तो शी हैज़ पावर एंड शी कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, बट शी इज़ थिंकिंग अबाउट अदर्स, बल्ली के बारे में, सबके बारे में। जी हाँ। तो वो वाला जो एक फेज हमने देखा है ना जयती जी आपका, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी से इस बात को मैं बहुत मिलाती हूँ कि मुझे ऐसे किरदार मिलते हैं जो फॉस्टर मदर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसा आपने माता जी में भी देखा है, हमने बड़ी माँ में भी देखा है कि वो पूरे परिवार को साथ में लेकर चलती हैं, और कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जिसको वो, जो एज अ मदर, उनकी अपनी मदर नहीं होती लेकिन वो प्यार उतना ही देती हैं जी।
उसी तरह से यहाँ पर फत्तो का जो किरदार था, सत्तो और फत्तो दोनों का मैं कहूँगी कि जहाँ पर वो कवारी रही हैं, जहाँ पर एक ऐसी जगह हीरा मंडी जहाँ इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि हर चीज़ जो खूबसूरत है, हर चीज़ जो प्यारी है, म्यूज़िक कहिए, डांस कहिए, ब्यूटी ऑफ द बॉडी कहिए, हाँ। वो कोई भी चीज़ इन दोनों को, जबकि हर चीज़ में शायद महारत रही होंगी, लेकिन जो फत्तो का डायलॉग है साइमा को कि गरीब औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो उसका हुनर भी है और उसका हुस्न भी है, शायद ये वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही थी, क्योंकि ये भी कभी ना कभी खूबसूरत रही होंगी, अच्छा गाती होंगी, अच्छा नाचती होंगी, क्योंकि वो अपने जूनियर्स को सिखाती हैं, जो नहीं आती है वहाँ पर सिखाती हैं जी। लेकिन वो कभी उनको वैसा किरदार नहीं मिला, उनको खरीदार नहीं मिला, उनको शायद वैसा प्रमोट भी नहीं किया गया कि उनको ऐसे लोग मिले। तो आज की डेट में वो कवारी भी है और फनकार भी नहीं है, और इनके पास ये दोनों बच्चे आए हैं, बल्ली और साइमा, शायद उसी उम्र में आए होंगे, तो उनको उन्होंने माँ की तरह बड़ा किया है। तो जहाँ मल्लिका जान का दिल धड़कता है अपनी बेटियों के लिए, लेकिन वो अलग तरह से धड़कता है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये प्योर लव है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये है कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो हमारे साथ हुआ है हम इनके साथ नहीं होने देंगे, और इनके प्यार को हम परवान चढ़ाएंगे, और ये अपनी जिंदगी कुछ और कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। और उनको पता है कि आलमज़ेब इंटरेस्टेड नहीं है, साइमा उस जगह पे जाकर बैठ सकती है, तो मल्लिका जान से वहां भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जिंदगी कुछ और ले जाती है, और वो चाहकर भी नहीं लड़ पाती अपने इन दोनों बच्चों के लिए, और एक मूक रह जाती है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। इसलिए शायद उन लोगों का जो गुस्सा है, फत्तों का गुस्सा अंग्रेज़ों के ऊपर इतनी बुरी तरह से निकलता है, और वो जब निकलती है मशाल लेकर और अपना डंडा लेकर, और जब मार भी खाती है लास्ट वाले सीन में, तो पीछे नहीं हट जाती बाकी सबकी तरह, वो उनकी आंखों में आंखें डालकर पीछे हटती है, और हटती भी इसलिए क्योंकि उसको जोर इम्पैक्ट से हटती है, डर के नहीं हटती है। शायद वहाँ उसका पूरी भड़ास निकलती है, और वो जो लास्ट में टर्न है, अगर आप देखेंगे सब हम लोग जब यहाँ पे आता है कि इन्होंने वतन के लिए लड़ी है, लेकिन अभी भी समाज में क्या उनको वो जगह मिलेगी, तो जब मैं टर्न करती हूँ एज फत्तो, मेरे आँखों में वो ज्वाला है। अगर आप बाकी सब लोग कैसे टर्न करते हैं, उनकी आँखों में गुस्सा है, परेशानी है, लेकिन मेरी आंखों में वो ज्वाला है, फत्तों की आंखों में ज्वाला, कि आज मौका मिलेगा ना तो मैं प्रूव कर जाऊंगी कि मैं इंसान हूँ, मेरी भी कोई वुक्कत है, मेरी भी जगह है, आई एम समबडी। ये पहली बार उसको प्रूव करने का मौका मिलता है। तो ये जो एक ममता है, मेरे ख्याल से ये मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आई डोंट हैव चिल्ड्रन ऑफ माई ओन बाय चॉइस, मेरे ख्याल मैं अब जब यंग थी और अब हमारे दिमाग में अजीब अजीब जज्बे होते हैं, तो मेरा ये जज्बा था कि मैं देखती थी कि हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है, हमारा देश अब हमारे पॉपुलेशन को पावर नहीं बना पाया, उसकी शक्ति नहीं बना पाया, बस उसकी वजह से हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने देश के लिए यही कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कोई बच्चे पैदा ना करूँ, मैं प्रोक्रिएट ना करूं। दुनिया के जितने बच्चे हैं, मेरे जो नेफ्यूज़ हैं, मेरे नीसेस हैं, मेरे जो शूट पर जो अब एक्टर हैं, जो मेरे बड़े क्लोज हैं, मेरे बहुत भरोसा है उन पे, बहुत प्यार है उन पे, और वो भी कोई भी तकलीफ़ में मेरे पास दौड़े चले आते हैं कुछ भी डिस्कस करने के लिए, अपनी परेशानियों को बताने के लिए। तो मैं अगर उनको प्रोटेक्ट कर सकूं, उनको प्यार दे सकूं, माँ और क्या होती है? यही तो होती है कि जब आपको तकलीफ़ हो, आपके दिमाग में जो पहला नाम आए वो माँ का ही आता है। आप तकलीफ में भी माँ चिल्लाते हो, आप खुशियों को भी अरे माँ ऐसे चिल्लाते हो। खुशी में भी सबसे पहला लगता है कि आप दौड़कर माँ को जाकर बताओ कि माँ पता है ऐसा हुआ। तो अगर मैं ये इमोशंस अपने साथ जो मेरे लोग हैं, जो मेरे ज़िंदगी में जिनको मैं आगे लेकर बढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं उनके अंदर ये इमोशंस जगा पाती हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं एक माँ हूँ, और मैं इसमें कोई अपने अंदर कमी महसूस नहीं करती। बिल्कुल। तो हमने हीरा मंडी की तो बात की जयती जी, लेकिन मुझे ना और भी जानना है आपके करियर के बारे में। जो सबसे खूबसूरत आपका अगर कोई कैरेक्टर रहा है तो कौन सा रहा है और क्यों रहा है? प्लस
आपने बहुत सारे शोज किए हैं, आप इतिहास में भी थी अगर हाँ, मेरा पहला शो वही था, फर्स्ट शो है ना। हाँ, बहुत छोटे हुआ करते थे। आई रिमेम्बर ये शायद 1 बजे आता था DD1 पे। एब्सोल्युटली। हाँ, सो प्लीज अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और आपका जो सबसे खूबसूरत लम्हा, सबसे खूबसूरत कैरेक्टर रहा हो जो आपको कभी ना भूलता हो। मुझे अपने हर किरदार बहुत पसंद है, चाहे मैं किसी किरदार को बड़े ऐसे क्योंकि जब हम मुंबई में पहली बार आया, नए नए आते हो तो आपको लगता है कि आप ये कर जाओगे, आप वो कर जाओगे, आंखों में बहुत सपने लेकर आते हो जी। तो आने के बाद यहाँ पर आपके बहुत सारे जो सपने हैं वो टूटते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा आप इस किरदार में फिट नहीं हो क्योंकि आप ऐसे दिखते हो, आप इस किरदार में फिट नहीं हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊँगी कि हम जब मुंबई आए थे तो हम ना हमारे पास वो टेलीफोन डायरेक्टर हुआ करती थी, है ना। आजकल बेचारे उस टेलीफोन डायरेक्टर को कोई वक़्त नहीं देता, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ से नंबर ले लेकर हम ऑफिस में, मेरे साथ जितने भी लोग आए थे सब ऑफिस में, तब तो PP नंबर हुआ करते थे। हाँ। अपना फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन तब तक आए थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, 32 रुपीज़ का एक कॉल हुआ करता था, है ना। तो हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे उस वक्त। तो मैं क्या करती थी कि वो टेलीफोन डायरेक्टर से ऑफिस फ़ोन करती थी, और तब के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स खुद मिला करते थे, वो देते थे आपको टाइम। अगर कोई शूट पर है तो अलग बात है, कोई शूट पर बुला लेता था या फिर ऑफिस में बुला लेते थे लेकिन 15 मिनट 10 मिनट वो टाइम देते थे, क्योंकि मैं थिएटर की स्टूडेंट थी और मैं कहती थी कि मैं अलकाजी साहब की स्टूडेंट हूँ, इब्राहिम अलकाजी साहब की। उनको सब जानते थे, उस उम्र के लोग, उस ज़माने के लोग सब जानते थे, तो वो वक्त देते थे। मैं उन लोगों से मिली तो बहुत जगह पे जाकर ये लगा कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ। अच्छा। या मैं कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं हूँ, जो कि मैं अब भी नहीं हूँ, लेकिन और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बहुत जगह पर रिजेक्शंस इसलिए हुए क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी, या फिर किसी एक जो एक उस वक्त एक कन्वेंशनल ब्यूटी के ऐसे ढर्रे की हीरोइन होनी चाहिए, उनका ऐसा दिखना चाहिए, वो काम नहीं आया। तो फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि मुझे फिल्मों में ट्राई करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपना थिएटर करूँगी और मुझे टेलीविज़न में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न इज़ अ सेफ़र प्लेस, और क्या बोलते हैं, शायद मुझे वहाँ काम मिल जाए। तो मैंने अपनी मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं जिनका नाम है स्वप्ना वाघमारे जोशी, वो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने कहा कि मुझे टेलीविज़न में काम करना है। और अनुपम खेर जी की कंपनी थी सेलेब मैनेजमेंट, क्योंकि मैं हमारे दोनों के गुरु सेम है, इब्राहिम अलकाजी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो भी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। और तो उस वक्त मैं उनसे बात करके निकल ही रही थी कि विवेक अग्निहोत्री जी अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे, और मैं गेट के पास खड़े होकर ऑटो ढूंढ रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया, कम हियर। तो उन्होंने कहा थिएटर से है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते ध्रुव काल पिक्चर देखी है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा जॉन डेविड का कैरेक्टर देखा है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर करोगी? मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है ये कहाँ आ गए हम, ZTV के लिए मिस्टर अनुपम खेर ही उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करोगी? टेररिस्ट का रोल है। तो मैंने बोला जी मैं करूँगी, नया काम ऐसे ही मिल गया बिना ऑडिशन के, खड़ी थी मैं ऐसे ही। तो और उसमें बहुत सारे गेटअप्स लेने थे, है ना, और माधवन मेरे साथ थे। अच्छा। वो हम दोनों टेररिस्ट थे, तो क्या बोलते हैं, तो मैं बिल्कुल हाँ कर गई। माधवन मुझे बड़े पसंद थे, तो मैंने उनके साथ काम करना पड़ेगा। और पल्लवी जोशी जी थी। अच्छा। जिनको मुझे किडनैप करना था, तो आई रियली लाइक्ड, मुझे पल्लवी जोशी जी का कैरेक्टर बहुत पसंद हुआ करता था, तो मतलब वो मुझे बहुत पसंद थी। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज एन एक्टर। और फिर मुझे स्वप्ना जी ने एकता कपूर जी से मिलवाया, मानो या ना मानो नाम के एक शो के लिए, जिसके लिए उन्होंने मेरे साथ बहुत देर तक बात की और ऊपर से नीचे तक मुझे स्कैन करती रही जैसा वो करती है। उन्होंने अपनी मम्मा से भी मिलवाया, शोभा जी से, और फिर मुझे मानो या ना मानो के लिए रिजेक्ट कर दिया। ओके। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन एक हफ्ते बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया, मेरी माँ उस वक्त आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आइए और हम एक पायलट बना रहे हैं इतिहास नाम से। डायरेक्टर गोगी आनंद जी हैं, वो सिर्फ फ़ोन पर आपसे बात करेंगे और उनसे बात कर लो एक बार। तो मैं ऑफिस गई जुहू, तब ऑफिस जुहू में हुआ करता था, उनके घर के गराज में जी। बालाजी टेलीफिल्म्स। मैं गई, मैंने बात की गोगी आनंद जी से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ी देर मुझसे बात की, कहते आवाज़ तो तुम्हारी अच्छी है, तो आ जाओ कल। तो पूरी बस भर के जा रही थी टीम, बाकी सबकी टीम वहाँ पर थी, एंड दैट इज़ हाउ आई वाज कास्ट फॉर इतिहास। वाओ। और वहाँ से फिर अगले शो में उन्होंने मुझे कन्यादान दिया बालाजी टेलीफिल्म्स में, एकता जी ने एज द मेन लीड। फिर उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ी।
लेकिन मुझे लगता है ससुराल सिमर का एक बहुत ही अलग टाइप का शो आपने कर लिया, जो माता जी का कैरेक्टर और जो शो का जो कॉन्सेप्ट भी था, लोग भूल नहीं पाएंगे। आपको ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब ससुराल सिमर का मेरे पास आया था, मैं क्या बोलते हैं, सबसे कहती रहती थी जो चैनल में थे जी। मैं कहती थी कि मुझे आपके चैनल में काम करना है, क्योंकि मुझे बालिका वधू बहुत पसंद था, मुझे उतरन बहुत पसंद था, तो मैं कहती थी मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है आपके चैनल में। तो फिर और मैं रश्मि जी के साथ एक कैमियो में राजा की आएगी बारात में काम कर चुकी थी। और मैं उस वक्त 15 दिन के सबकी लाली बेबो शूट करने के बाद मैं 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया घूमने चली गई थी। मैं वहाँ से वापस आई तो मैं एक कैमियो करती थी ससुराल गेंदा फूल में। वहाँ उनका फ़ोन आ रहा था बार बार और मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था, तो मैंने वापस जाकर किया कि मैंने कहा हाँ जी, कहते मैं रश्मि बोल रही हूँ। मैंने कहा रश्मि मैम? कहते हैं हाँ। तो कहाँ हैं आप? 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया में थी और आज भी मैंने आपका मिस्ड कॉल देखा। तो कहती है ऐसे ऐसे हम एक शो बना रहे हैं, कलर्स के लिए बना रहे हैं, और क्या बोलते हैं, दादी का रोल है, माता जी का रोल है। मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती माता जी का रोल इस वक्त रश्मि जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप 2 कैरेक्टर के लिए, एक और है वही बड़ी बहू का भी कैरेक्टर है सुजाता का, आप दोनों के लिए एक लुक टेस्ट के लिए आ सकती हैं। मैं कहा ठीक है, मैं कल आती हूँ। तो मैंने लुक टेस्ट दिया, मैंने सुजाता के लिए दिल खोल के दिया। 7 साड़ियाँ चेंज तो 7 साड़ियाँ, हेयर स्टाइल चेंज तो हेयर स्टाइल चेंज। माता जी के लिए मैंने बोला मैं एक ही बात दूंगी, जो करना है कर लो, ठीक है। मैं कुछ करके मैं चली गई, मुझे माता जी नहीं करना था। 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि चैनल आपको माता जी के लिए सिलेक्ट किया है। तो फिर मैं गई सुनने के लिए कहानी, क्योंकि मैं रश्मि जी के साथ पहले काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे मालूम था वो जो भी किरदार देंगी बढ़िया देंगी। तो मोटा मोटा तो मुझे फ़ोन पर बता चुकी थी। इस बार मैं डिटेल में उनसे कहानी सुनने गई। कहानी सुनने के बाद मैंने कहा अच्छा, तो पिवटल कैरेक्टर है, अगर माता जी नहीं तो ससुराल नहीं, तो ससुराल सिमर का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं उनसे डिस्कस किया, फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैमरा के सामने एज एन एक्टर कैसे मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी एज माता जी के कैरेक्टर में मैं अपने आप को ऑडियंस को एक्सेप्ट करवाऊं। ये मेरा पहला चैलेंज था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किरदार मुझे इतना प्यारा हो जाएगा, मेरी वजह से नहीं या मेरे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। जो भारद्वाज परिवार मेरे लिए उन्होंने क्रिएट किया था ना, जो यूनिट थी मेरी और जो ऑडियंस थी, उनके प्यार की वजह से मुझे माता जी का किरदार प्यारा हो गया और मैं और उसमें ढल गई। और जैसे जैसे दिन जाते गए मैं माता जी बनती चली गई, इन माई माइंड, इन माई परफॉर्मेंस, इन माई एटीट्यूड। तो ये मैं पूरा जो श्रेय है ये मेरे टैलेंट को नहीं दूंगी, ये दूसरों को दूंगी जिन्होंने मुझे माता जी बना दिया। अच्छा। हाँ, मैं गाड़ी से उतरती थी, नमस्ते माता जी, स्पॉट दादा आते थे, माता जी क्या चाय लाऊं। मैं सेट पर जाती थी, लाइटिंग दादा, कैमरा जितने भी थे, माता जी आप इधर खड़े हो जाइए, माता जी उधर खड़े हो जाइए। फिर वो एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ होती थी वो मुझसे सही कर, मैंने आपको बोला था ना, दिमाग में पहला नाम किसका आता है अगर आप अपनी कोई तकलीफ सही करवाना चाहते हैं, तो माँ का आता है। तो वो माँ बोल के, माता जी बोल के, आपको पता है इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आपको पता है उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसे मेरे को एक्टर्स भी आते थे। हाँ। और मेरे पूरी यूनिट के लोग भी आते थे कि माता जी को बता देंगे फिर पता चलेगा। कहाँ इतना मान सम्मान मिलता है। हाँ। कहाँ किसी की जिंदगी में ये स्थान मिलता है लोगों को, ये मुझे मिला, वो मुझे माता जी बना। और ये शो ने एक नया ट्रेंड, एक नया टर्न लिया जब बहुत सारे सुपर नेचुरल पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस हुए, स्पेशली बहुत सारे मीम्स बने। आज भी लोग मीम्स बनाते हैं, सिमर का मक्खी बनना और सारी चीज़। उस टाइम पे जयती जी आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत सारी नागिन वागिन तो ठीक है, लेकिन इस तरह से एक डेली सोप में, जो एक नॉर्मल सोप चल रहा है, डेली सोप चल रहा है, जहाँ पे कोई लेना देना नहीं है भूत प्रेत से, और अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो हाउ इज़ योर रिएक्शन? हम लोग ना शुरू से दिखाया गया था कि सिमर और माता जी जो है वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ हाँ।
उस तरह से उनकी बॉन्डिंग बनी थी। तो माता रानी के हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार ही माता, जय माता दी जय माता दी। मेरी माँ कहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी एग्नोस्टिक हूँ, मैं यूनिवर्स पे विश्वास करती हूँ, तो वो मुझे कहती थी तुम्हें ना तुम्हारे पापों को धोने के लिए तुम्हें ये सीरियल मिला है, ये शो मिला है, क्योंकि तुम दिन में 150 बार जय माता दी बोलती हो, माता रानी की कृपा बोलती हो, और जाकर पूजा करती हो, सुबह जाकर दिया जलाती हो, तुम्हारे हाथ से दिया जलवाते हैं, इसलिए तुम्हारे पाप धोने के लिए तुम्हें ये शो मिला है। तो इस शो को मिलने का कारण बहुत थे। तो जब पता चला कि सुपरनैचुरल ट्रैक आ रहा है तो हमने पूछा क्यों, तो हमें बताया गया कि 2 साल 2.5 साल हमने इसको सोशल ड्रामा चलाया, जहाँ पे अलग अलग वैम्प्स सोसाइटी के वैम्प्स और विलेंस हमारी फैमिली में आए और हम उनसे लड़े एज अ परिवार। अब ये सब तो खत्म हो गए। अब नेगेटिव पावर्स जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी सिर्फ हमारे इसमें तो नहीं होते हैं, बाहर से भी आते हैं, दूसरे रेल्म्स से भी आते हैं। तो अब क्योंकि हम ये सब एग्जॉस्ट कर चुके थे, किसी ने बिल्डिंग गिराना था, किसी ने कुछ करना था, हमारी फैमिली को अंदर बंद कर दिया गया, ये हुआ, इस तरह के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे वो आ रहे थे हमारी फैमिली में जी। अब ऐसा शो अच्छा चल रहा था। अब अगला पड़ाव क्या हो कि दूसरे कई पाताल लोक से, कई नागिन, कोई इस तरह के, किसी ने हमारे को बस में कर लिया, किसी ने कर्स कर दिया, किसी ने, तो ये सुपर नेचुरल जो इविल्स हैं ये हमसे लड़ने आएंगी, जो इविल पावर है, नेगेटिव पावर है। और क्योंकि माता रानी एक पॉजिटिव पावर है, हम उनके वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, जरिया बनेंगे नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लड़ने के लिए। आइडिया ये था सुपरनैचुरल लाने का, वो चल गया। क्योंकि सुपरनैचुरल जब हुआ तो विजुअली इतना इंटरेस्टिंग आया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने, वो 7:30 का समय ऐसा हो गया ससुराल सिमर का कि लोग जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो हमारे शो को एंजॉय करने लगे। तो शो और सुपर हिट हो गया। ऐसे पॉइंट पर जब लोग हमारे ऊपर, बाकी चैनल्स हमारे ऊपर हंस रहे थे, दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस हमारे ऊपर हंस रहे थे, लोग भी हमें कह रहे थे रास्ते में चलते हुए कि क्या आपका शो है, मक्खी है और ये है, देख जरूर रहे थे। हाँ। हम अक्रॉस ऑल चैनल्स नंबर 1 हो गए थे। तो हम किसकी बात माने, ऑडियंस की बात माने, या जो रास्ते में चलते हुए, या प्रोडक्शन हाउसेस या चैनल्स जो हमारे ऊपर हंस रहे थे? नेचुरली हम ऑडियंस की बात माने। बिल्कुल। सो दैट इज़ हाउ इट रैन फॉर। उसके साथ बाद 4.5 साल हमने वो सुपरनैचुरल चलाया। हमने वापस सोशल में आने की कोशिश भी की, बट वो फिर लोगों को पसंद नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए, रियलिटीज़ बहुत हैं, बिग बॉस के लिए कभी ट्राई किया आपने? ये तो मतलब अब चलता जा रहा है। बिग बॉस के लिए ट्राई तो नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ मेरे पास कॉल आया था। अच्छा। कि आप बिग बॉस करना चाहिए। जब मैंने झलक दिखला जा किया 2012 में, 2012 में ही जब अगला बिग बॉस आने की बात हुई तो मेरे पास फीलर्स आए थे, मुझसे बात भी की गई थी, और मैंने बहुत हंसते हंसते कहा था कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो कहाँ आप मुझे बिग बॉस में लेकर जाओगे? तो मुझे कहा गया था कि नो प्रॉब्लम मैम, हम आपसे बातचीत करेंगे, आपसे 4-5 मीटिंग्स करेंगे, आपकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगी और हमें आपके ट्रिगर पॉइंट्स पता चलेंगे। तो जैसे हमें आपके ट्रिगर पॉइंट्स पता चलेंगे तो हम बना लेंगे आपके वहाँ पर अंदर कहानी। मैंने कहा मैं तो वहाँ पे सिर्फ हंसूंगी या फिर रोऊंगी, और मैं तो गेम भी नहीं खेल पाती, मैं तो किसी को गिरा के धक्का मार के गेम्स भी नहीं खेल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ट्रिगर पॉइंट्स ले आएंगे। तो मैं आज की डेट में मुझे अगर लगता है कि अगर आप मुझे बारिश में 2 मिनट के लिए खड़ा कर दोगे तो मेरा ट्रिगर पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा, मेरे साथ बिग बॉस खेलने की जरूरत नहीं है। बट हाउ डू यू सी कि मतलब एक एक्टर जो शो पे जाने के लिए तैयार नहीं है, बट दे आर लुकिंग फॉर ट्रिगर पॉइंट, यू नो। बट आई थिंक वही यूएसपी है शो का। अगर आप देखें तो अब फन नहीं रहा शो में, अब सिर्फ लड़ाइयाँ हैं, और बहुत सालों से है। अब तो थप्पड़ मारे जा रहे हैं। आप सोचिए, आप अगर हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को, हम क्यों दिखा रहे हैं? हम क्या ये दिखा रहे हैं कि इट्स सो ईजी टू हिट अनदर पर्सन, इट इज़ सो ईजी टू बी वायलेंट एंड गेट अवे विद इट। हम यहाँ जब हम औरतें और हम महिलाएं इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रही हैं, बात कर रही हैं, लोगों को ये उजागर करें कि गलत है, मारना गलत है और मार खाना भी गलत है, हम इस बात को लेकर इतना लोगों के सामने हम फाइट कर रहे हैं, हम एक जगह पर पहुंच रहे हैं, हम एक कुछ हम 6, 7, 10, 15 कदम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये सब दिखाकर फिर हमें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मारम पीटी बचपन में स्कूल में जो किया जाता है,
तो मैं ये कह रही थी कि मतलब जब हम इतने सालों से इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, एज ह्यूमन बीइंग, एज विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लोगों ये जो रोड रेज होता है इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत होती है, आप किसी के ऊपर भी अचानक हाथ नहीं उठा सकते, मार खाना और मारना दोनों ही गलत है। सो जब हम ये सब प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी तहजीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी में और नरमी, मतलब प्यार एक दूसरे से बढ़ाने की कोशिश के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ पर ये वायलेंस दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे, और अगर इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो हम क्या लोगों को बताने की कोशिश करें कि ये सब सही जायज़ है, ये सब सही है, क्या ये किया जा सकता है, इज़ इट ओके? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जैसे लोग आजकल आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं जी, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दीज शोज़। मे बी लोगों को मज़ा आता है दूसरों को परेशान देखकर, दूसरों को तकलीफ़ में देखकर, लोगों की जो डर्टी लिनन इन पब्लिक आता है उसको देखकर मज़ा आता है शायद। पता है लोग ना उनको हीरो बना दे रहे हैं, जो थप्पड़ मार के बाहर आ रहे हैं वो सुपर हीरो बन जा रहे हैं। तो ये वही तो क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, मारना ये उनके अभी खून गर्म है, तो आप जिसके खून में गर्मी दिखाएंगे वही हीरो बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये दिखाएं कि इसके खून में गर्मी होने के बावजूद उस आदमी ने अपने आप को कंट्रोल किया और बात को कहीं और ले जाकर उसने उसको किसी और तरह से उस बात का जो है बात का खात्मा किया, मेरे नज़र में वो हीरो है। आपको लगता है जयति जी कि अब जो ये पेशेंस लेवल होता था ना लोगों का, वो थोड़ा कम हो गया है? क्योंकि इतना एग्रेशन, रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, किसी चीज़ को समझने की, सोचने की। क्यों हो रहा है हमें वो जानना है। हो तो रहा है, मैं तो अभी भी जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो अटेंशन लेवल, हमारा एग्रेशन लेवल, हमारी जो ज़िंदगी से तकलीफ़, जो एकदम जो मतलब जो ये झिकियाना है, ये सब जो बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात के बारे में सोचना है। हो तो रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। वी मस्ट ऑल कम टुगेदर, द गवर्नमेंट, हम ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वी साइकोलॉजिस्ट, ये सब हम इस बारे में बात करें कि जो ये हमारा जो टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है किसी भी बात को लेकर, ये क्यों कम हो रहा है? हमारे अपने इस दिमाग को हमें किस तरफ फोकस करना चाहिए, किस तरफ ले जाना चाहिए कि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, अपने देश के लिए प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बने, अपने देश को आगे को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक बढ़िया जगह पे ले जाने के लिए। इतना प्रोग्रेस करने के बाद, टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस करने के बाद, हम अगर वापस केवमैन बन रहे हैं, है ना, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस जा रहे हैं। ये ऐसा हो जाएगा, हाथ के बटन के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मेंटली हम लोग तो भैया वापस अंधकार में चले जा रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है और क्यों हो रहा है ये? इसके बारे में बात करना, सेमिनार्स करना, लोगों से बात करना, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, आपको लगता है रातों रात स्टार बनने वाला जो ट्रेंड चल चुका है कि अगर आप बिग बॉस में जाओ तो जिसको आप नहीं भी जानते हैं ना, फटाक से पूरी दुनिया जान जाती है। सिर्फ बिग बॉस की बात ही नहीं कर रही हूँ, कोई एक गाना वायरल हो जाता है, कोई एक किसी ऐप पे रातों रात छोटा बच्चा स्टार बन जाता है, कोई कच्चा बादाम जैसा कोई बेचने वाला। तो बट उसके बाद क्या, मतलब मैं अगर आपसे आज बात कर रही हूँ ना तो मैं और 2 घंटे बात कर सकती हूँ, क्योंकि आपका करियर इतना स्ट्रांग है, इतनी चीज़ें की है, आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो रात रात फेम मिल रहा है, ऐसे स्टार्स के बारे में आपको क्या लगता है? और वो जो फेम क्या होता है कि आता है फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर यहाँ असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि जो रातों रात स्टार बनता है उसको फिर रातों रात वो बुझ भी जाता है ना। तो मेरे ख्याल से जो भी ये रातों रात स्टार बनते हैं, मेरी उनसे ये हिदायत है कि आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। आपकी अपने आप से तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी जाती है जी। आप खुद को क्या ही नहीं समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका जो आसपास के जिस तरह के समाज में आप घूमते फिरते हैं, उन लोगों ने भी आपका बहुत दिमाग खराब किया होता है। वो आपके स्टारडम से और स्टार बनने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने देखा है ना। तो इसीलिए आपको अपना दिमाग संतुलित रखना है। अगर आपको किसी वजह से, आपको किसी बात की हुनर है, कोई हुनर है आप में जिसकी वजह से आप रातों रात स्टार बने हैं, तो उस पर रियाज करिए,
अगर आप कुछ इंस्टाग्रामर हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं या कोई, तो आप अपने हुनर पे काम करिए और क्या बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं उस पे करिए। जो गा सकता है वो अपने रियाज करे कि आज अगर एक गाने पे आपको मिला है तो रियाज करके और क्या क्या बढ़िया बना सकते हैं आप। डांस की वजह से हुआ है, किसी वजह, तो मेरे ख्याल से अगर आप में टैलेंट है तो उस टैलेंट को पॉलिश करिए, उस हुनर के साथ रियाज करिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए पीछे की स्टडी ज़रूरत है जी। आप ट्रेनिंग लीजिए, अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है तो आप ट्रेनिंग लीजिए, उस बात को और खूबसूरत बनाइए। क्या पता आज आपको इतनी बड़ी स्टारडम मिली है, अगले गाने पे ना मिले लेकिन तीसरे गाने पे मिल सकती है, क्या पता आपका करियर सेट हो जाए। लेकिन उस पर ध्यान दीजिए और अपने आसपास वाले जो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो करते हैं आपका दिमाग खराब। आप अपने आप से फिर भी हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, लेकिन आज जो चने के झाड़ पे चढ़ाने वालों से बचे। एक चीज़ और, अगर आप इंडस्ट्री का ट्रेंड देख रही हैं कि जो अगर कुछ साल पहले, अगर मैं 5 साल पहले की एक्टर्स की बात करूं जो मेन लीड कर चुके हैं, वो आजकल उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब रीजंस बहुत सारे हैं जो हम बात करते हैं कि एक तो कोविड के बाद पैसे की कमी, कि प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को उतना पे नहीं कर रहे हैं जितना पे करते थे या फिर जितना उनको होना चाहिए, एक ये तो बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में नए लोगों को हायर करना कम पैसों में, नए टैलेंट को लेना, और स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर वाला जो अभी हमने बात की ना, वो भी आ गया है कि अगर आपका फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे, तो लोगों को लगता है इनकी रीच बहुत ज़्यादा है और अगर हम उनको कास्ट करेंगे तो हमारा शो बेटर बनेगा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है बिकॉज। तो ये जैसे करण पटेल ने हाल ही में ना इंस्टाग्राम पे लिखा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप कोई कास्टिंग डायरेक्टर शुरू कर दो कास्ट करना। काफ़ी न्यूज़ बनी थी, लोगों को लगा कि वो जॉबलेस है, जॉब ढूंढ रहे हैं। अब सच्चाई क्या है उस पोस्ट में हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि एक जो वो 5 साल पहले वाले जो मेन एक्टर हुआ करते थे, अब वो उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जो करते थे। और मैंने पर्सनली भी कई एक्टर से बात करी, लाइक देवोलीना से मैंने रिसेंटली बात की, तो शी वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ अब वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जो हमें चाहिए। अब हर सब यही बोलता है कि आप अपना रेट कम करो, आप अपना पर डे कम करो, तब हम आपको लेंगे, जो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। देखिए कोविड के बाद ये तो ज़रूर हुई है बात कि बहुत कर्टेल हुए हैं, क्या बोलते हैं, बजट्स, बहुत बजट्स कट हुए हैं और उस सब में हमने काम भी किया है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं तो वर्कaholic हूँ, मैं तो बिना काम के रह नहीं सकती। लेकिन 2 चीज़ें हैं, देखिए कभी हम भी न्यू कमर थे जी, हमारे से आगे पहले जो एक्टर्स थे, जो सीनियर्स थे, उनकी जगह हमें भी काम मिला, तो वो बात तो रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि न्यू कमर्स तो आते ही रहेंगे जी, है ना। उस पर आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, बजट्स कट हुए हैं, बजट कर करके हमने भी काम किया है, लेकिन उसका भी जो बजट करने के बाद भी आप आधा बजट कर दोगे, उसका भी उस पर ना दिमाग सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस भी तो कोई मायने रखता है। बिल्कुल। ये जो इन्फ्लुएंसर्स को आप लेकर शोज बना रहे हैं कि इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, इनको ले लो, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा, ये ले लो, क्या वो एक्टर्स हैं? एक्टर एक अलग जाति है, एक प्रोफेशन है, एक इट इज़ अ वे ऑफ माइंडसेट। देखिए आप उनको कम पैसों पे लोगे, लेकिन मैं प्रोड्यूसर से और चैनल से ये कहना चाहूँगी कि टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी कैसे? क्योंकि वो आपको 50 टेक में एक ओके टेक देते हैं, हम आपको पहला टेक ही ओके देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब आपको दिन में 25 मिनट निकालने हो, हाँ, तो आप उन पे हुज्जत करोगे, उन पे दिमाग खराब करोगे, उन पे टाइम वेस्ट करोगे, या हम पर पैसा लगा के अच्छा शो बनाओगे? क्योंकि कुछ तो वैल्यू लाते ही है ना, कुछ तो वैल्यू होता होगा कि लोगों से इतना प्यार मिलता है। तो अब आप ये देख लीजिए एज प्रोड्यूसर्स कि वेयर यू वांट टू स्पेंड योर मनी। और तभी तो शो आजकल 3-3 महीने में, 6-6 महीने में बंद होते हैं। बस वही मैं बोलने वाली थी। बस ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप पहले बार तो देख लेते हो, आ जाते हैं लोग देखने के लिए, क्योंकि आजकल लोग टीवी में कम देखते हैं, अपने फ़ोन पे ज़्यादा देखते हैं या टैबलेट पे ज़्यादा देखते हैं। आप कभी भी देख सकते हैं, वो 7:30 का टाइम 7:30 का नहीं रहता, 8 का टाइम 8 का नहीं रहता, वो आप कभी भी देख सकते हैं। आजकल हाउसवाइफ भी ऐसा करने लगी है कि वक्त से अपने घर के टाइम से वक्त निकाल कर वो देख लेती हैं। वो सब सही है, वो सब कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन और वो उनको देखकर कुछ यंगस्टर्स आपका शो देखने भी आए, तो पहले वीक की TRP आपकी आ जाती है 1.9,
लेकिन फिर चौथे वीक की टीआरपी 0.3 पे पहुंच जाती है ना, और 0.3 पे ही रहती है, फिर आगे नहीं जाती। सो वी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स जिनको ऑलरेडी ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, हम वैल्यू लाते हैं। तो उसको आप इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स के फॉलोअर्स को देखकर नज़रअंदाज मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग रन में आई थिंक हम ही लोग चलने वाले हैं, या फिर आप अपने 2-2, 3-3 महीने में शोज़ बंद करवाइए, क्या कर सकते हैं। जी अच्छा, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था शुरुआत में कि हम बारिश वाला एंगल जरूर बताएंगे आपको, वो वाला राज जरूर बताएंगे। तो इससे पहले कि हमारा इंटरव्यू खत्म हो, हम वो प्रॉमिस नहीं ब्रेक करने वाले हैं। और जयति जी का फेवरेट सीजन है बारिश। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। मुझे, मेरे ख्याल से आई लव मुंबई, मुझे मुंबई ने बहुत प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे काम दिया है, मुझे नाम दिया है। अगर मैं अपना शहर कुछ सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैं, लेकिन अपनी कर्म भूमि, और अगर मैं सोचती हूँ, क्या मैं सोचती हूँ मैं मुंबई करूँ, लेकिन मुंबई में मुझे एक ही चीज़ से तकलीफ है, वह बारिश से। इतने गड्ढे, इतनी कीचड़, इतना किच किच पिच पिच, कमरे में बैठकर ऐसे बारिश देख रहे हो, आई एम फीलिंग सो रोमांटिक, इट इज़ सो लवली, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब घर से बाहर निकलकर काम पे जाना पड़ता है, और अक्सर बारिश के टाइम पे सारे राइटर्स और चैनल्स ना आउटडोर सीक्वेंस लिखते हैं, पता नहीं क्यों, तो उसमें शूट करना इट्स मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं तो बारिशों में शूट पर खाना भी नहीं खाती, ऐसे मुंह सड़ा के बैठी रहती हूँ, ऐसे कप से बैठी रहती हूँ। मैम आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं, बारिश हो रही है। मैम गुलाब जामुन है? बारिश हो रही है। ये हो रहा है, बारिश हो रही है। हर चीज़ पे मेरा एक सड़ा सा जवाब होता है, बारिश हो रही है। लेकिन मुंबई के बारिश को आप ये भी नहीं कह सकते कि रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। क्यों? क्योंकि अगर मुंबई में 4 महीने बारिश नहीं होगी तो 4 महीने बाद नहाने को, पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बारिश होती रही, मैं अपना मन महसूस किए 4 महीने निकाल लूंगी, कोई बात नहीं। देखा, हमने बोला था ना एक राज है जो छुपा हुआ है। तो खाना पीना मेरे ख्याल से आपका डाइट बहुत अच्छा कंट्रोल होता है बारिश में। कंट्रोल होता है, लेकिन मैं घर आने के बाद रात को ज्यादा खा लेती हूँ। वो सिर्फ सेट की बात है कि नहीं खाना है, ठीक है, बारिश है, घर में थोड़ी बारिश है। करेक्ट। वेल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम बहुत जल्द मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल उसके बारे में नई बात करेंगे, सॉलिड कैरेक्टर के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।